नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और इस वक्त हम खड़े हैं कोर्ट में, चैम्बर नंबर 154 में। और आप देख सकते हैं मेरे साथ आलोक के परिवार वाले हैं, शिवम के पिताजी हैं। आपको बता दें, एक 9 सितंबर को एक दुर्घटना हुई थी, बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें आलोक नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। और शिवम जो है वो गंभीर रूप से घायल है, अभी भी घायल है और अभी भी वो ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। और मेरे साथ उनके पिताजी खड़े हैं। उसके बाद किन किन बातों का इन्हें सामना करना पड़ा, इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार जी। हमारे बच्चे को मर्डर हो गया। 10-10, 12-12 चाकू मार के जो है उनकी हत्या किया गया बेरहमी से। इसके बाद जो है हम जो है कार्यकर्ता, हमारे बेटा भी था, हम भी हैं, ये जो है बजरंग दल का, इनके सहारा लिया हमने। ये उन्होंने आए हमारे हेल्प में। इसके बाद पुलिस ने हमारे कस्टडी में ले लिया। लेकर के पुलिस ने 24 घंटा हमको एक तो बैठा के रखा चौकी में। आपको कब लिया गया कस्टडी में? मतलब जब आपको पता चला? 10 तारीख को। 10 तारीख को कितने बजे करीब? 10 तारीख को लिया गया है, करीब वही 2-2:30 बजे। जब आपको पता चला आलोक के बारे में? जी। फिर क्या हुआ? तो वहाँ हम लोग को कस्टडी में ले लिया। हमारे लेडीज सबको भगा दिया, वहाँ से घर भेज दिया। हम, हमारे बड़े भाई, हम और हमारे एक भतीजा था, तीनों को कस्टडी में लेके चला गया। ये जो है बाटा चौक पे एक पुलिस चौकी है, उसमें जाकर बैठा दिया। कस्टडी में लेने का कोई कारण बताया, क्यों कस्टडी में लिया जा रहा है? वो कह रहा है आप लोगों को छोड़ेंगे तो वहाँ दंगा हो जाएगा, अभी G20 चल रहा है, ये है वो है, सो आपका बजरंग दल वाले दंगा करेगा। हम दंगा क्यों करेगा, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए लड़ रहा है, क्योंकि जो अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और मेरा एक ही बेटा था, उसको मार दिया गया, उसके इंसाफ मांग रहा हूँ। इसमें दंगा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उन लोगों को हो रहा था ये दंगा करेगा, इसीलिए जो हम लोगों को किडनैप कर लिया गया और हम लोगों को मोबाइल वोबाइल सब चीज़ कर लिया था, किसी से बातें करने नहीं दे रहा था। उसके बाद संडे को नहीं दिया गया, सोमवार को ये जाके 2-2:30 बजे हमें जो है बॉडी दिया। उसके बाद ही पुलिस अपने कस्टडी में रखा। किसी परिजन, बॉडी देने के बाद भी आपको कस्टडी में रखा गया है? किसी भी परिजन को वहाँ अंतिम संस्कार में घर से आने नहीं दिया। जो हम 8-10 आदमी, जो 5 आदमी गए थे, वही उनको संस्कार में रहे। हमारे परिजन का कोई भी यार दोस्त रिश्तेदार किसी को नहीं आने दिया। चारों बगल से पुलिस जो है ऐसे बंदोबस्त कर रखा था जो किसी को आने ही नहीं दे रहा था वहाँ। जैसे लास्ट में आग लगी है, उसके बाद सारे पुलिस गायब हो गया है वहाँ से। फिर उसके बाद पुलिस अपना जो है, कोई अता पता नहीं है पुलिस का। अब हम जो है अपने बेटा के इंसाफ के लिए जहाँ रोड पर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। फरीदाबाद, आपको बता दें, इस घटना के बारे में बता दें, 9 तारीख को राजा, गोगा और यामिन, 3 लोगों पर जैसा आरोप लगा है कि उन्होंने आलोक की हत्या कर दी है और शिवम को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। और जैसा आलोक के जो पिताजी हैं उन्होंने बताया कि उस टाइम पर इन्हें कस्टडी में ले लिया गया था। और लाश भी कितने दिन बाद मिली आपको? 4 दिन बाद। 4 दिन तक अपने बेटे की लाश के लिए ये भटकते रहे और इन्हें कस्टडी में ले लिया गया और 4 दिन बाद इन्हें लाश सौंपी गई है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। और उसमें भी बता रहे हैं कि 5-6 लोग घर के और जो रिश्तेदार थे और जो घर वाले थे, उन्हें उस अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल भी नहीं होने दिया। जो हमारे साथ हैं आलोक की माता जी, क्या कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? मैं कहना चाहती हूँ मैम, जो हमारे बेटे के मर्डर किया उसका भी फांसी की सजा होना चाहिए मैम। नहीं तो आज उसको 2 साल 4 साल का सजा देंगे, फिर वो निकलेगा, फिर किसी बेटा का और मर्डर कर देगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ उसको फांसी सजा होना चाहिए। आज मेरे कुल का दीपक मिझा दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ सही से सही उसको कानून उसको फांसी की सजा दिया जाए। एक माँ का दर्द आपने देखा और न्याय चाहती हैं, कुछ नहीं चाहती, सिर्फ न्याय चाहती हैं कि जो भी आरोपी है, जो इस हत्याकांड के पीछे है, उसे सजा दी जाए। हमारे साथ बहन है आलोक की। क्या नाम आपका? चंदा। चंदा, आपको जैसे पता चला भाई के बारे में, कब पता चला? मुझे रात को 1 बजे पता चला। उसके एक दोस्त है सूरज, उसने मुझे बताया कि आलोक को चाकू लग गया और शिवम मिल गया, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और आलोक मिल नहीं रहा है, उसे ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी आ जाओ। हम लोग उस टाइम निकल गए, हमने भी ढूंढा, उसके सारे दोस्तों ने भी ढूंढा, बट वो हमें नहीं मिला। हमने पुलिस को भी कॉल किया, पुलिस आई भी और पुलिस ये बोल रही है हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हम ढूंढ के दे देंगे।
ये बात बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने सेंटेंस बोला कि पुलिस का ये कहना ही अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम ढूंढ के दे देंगे, जबकि ये जिम्मेदारी जो होती है वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है। फिर क्या हुआ? उसके बाद पुलिस हमसे बोल रही है रात को क्या कर रहा था, यहाँ क्यों आया। हमने बोला कि उसके दोस्त उसे बुला के लेके गए, हमें भी नहीं पता। फिर उसके दोस्त ने कहाँ लेके गए क्या, हम तो खुद ही उसे ढूंढ रहे थे। तो हमने पुलिस से मैंने बोला कि आपका काम है, आप हमारी हेल्प करो ढूंढने में। तो बोल रहे हैं अब जो भी होगा सुबह होगा, अभी रात को तो आप लोग ढूंढ ही रहो, आप लोग ढूंढो, हम जो भी होगा जो कार्रवाई होगी सुबह करते हैं। मैंने ये भी बोला सुबह आप क्या ही कर लोगे करके, जब वो मर जाएगा तो आप क्या करोगे, ढूंढ के देके हम क्या कर लेंगे। फिर वो इतना बोल के वो लोग चले गए वहाँ से। उसके बाद हम दोबारा ढूंढने के लिए निकले तो हमें वो 4 बजे मिला एक पार्क में, एक कचरे के डिब्बे में। कचरे के डब्बे में? उसके मुंह में लकड़ी डली हुई थी। उस टाइम वो जिंदा? उस टाइम हाँ, उस टाइम वो जिंदा था। हॉस्पिटल ले जाते उसकी डेथ। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि समय से इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौत हुई? हाँ ऑफ कोर्स, अगर वो टाइम से पहले मिल जाता तो शायद आज वो जिंदा होता। फरीदाबाद एक और बड़ी बात की समय से इलाज ना मिलने के कारण आलोक की मौत हुई। हमारे साथ हैं शिवम के पिताजी, और शिवम अभी आपको बता दें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। बात करेंगे उनसे। सर नमस्कार। मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में रहा, अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो शायद वो भी आलोक के साथ ऊपर ही पहुंच जाता। समय से वो आपको मिल गया? समय से मिल गया। वो भी हमें आलोक के पापा ने फ़ोन करके बताया कि आपका लड़का यहाँ लहूलुहान हालत में पड़ा है, इसलिए उसे ट्रीटमेंट मिल गया। और हम अब आज वरिष्ठ राजकुमार वकील जी के पास आए हैं सेक्टर 12 कोर्ट में, और उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको कानूनी प्रक्रिया पूरी ठीक मिलेगी, एकदम चिंता ना करें, सख्त से सख्त सजा होगी उनको। अभी कैसी हालत है शिवम की? अब ठीक है, डिस्चार्ज हो गया है, घर पे रेस्ट है, इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है, दवाई तो चल ही रही है अभी। बस ऊपर वाले की कृपा से प्रभु की जो बच गया जान उसकी, नहीं तो मारने की कोई वो नहीं की थी उसको छोड़ने की। 5-6 चक्कू लगे हैं उसके भी, बहुत गंभीर। करीब आलोक के 10 हमले आलोक के ऊपर किए गए थे। हमारे साथ है बजरंग दल से पंकज जैन जी, जो हमेशा जो जरूरतमंद होते हैं उनकी आवाज उठाते हैं। बात करेंगे उनसे। पंकज जी, इस मामले को किस नजरिए से देखते हैं आप? ये जो राजा, गोगा और यामिन हैं, जिन पे आरोप लगाए, इसकी हत्या का आरोप लगाए। बहन, नजरें तो एक ही होती हैं। अगर हम उन पे भी कह दें कि हम नजरें बदल सकते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से काल्पनिक हो जाएगी हर चीज। नजरें सभी की एक हैं, और एक ही नजर से देख लिया जाए तो हिंदुस्तान के अंदर आप किसी भी कोने में चले जाओ, आज तक कोई भी ऐसी ये घटना बता दीजिए, चाहे उदयपुर से लेकर के कश्मीर, कश्मीर से लेकर के आप गोधरा, किसी भी उसे विषय को उठाकर देखिए, जहां चक्कू चले होंगे वहां एक ही समुदाय पाएगा, अन्य कोई समुदाय नहीं। हम ये पूछ रहे थे कि हमारा उद्देश्य, मतलब प्रशासन ने जिस तरह की जो हमारे ऊपर कार्रवाई करी, इनके पिताजी को अंतिम संस्कार के लिए बोला गया, वहां डेड बॉडी पर रोक लिया, इनको भी बैठा लिया गया, इनको भी 24 घंटे तक अपने कस्टडी में रखा उन्होंने। तो दोष मतलब कि एक तो मृतक, एक पीड़ित, और उस परिवार को ही दोषी बना करके रख दिया जाए। जब पूरे मामले को सुन रहे हैं तो लग रहा है कहीं ना कहीं समय से इलाज ना मिलने के चलते आलोक की जो डेथ हुई। अभी वो एक बार अभी बाइट भी आई थी जिस दिन ये घटना हुई थी, उससे सेम अगले ही दिन शायद कौन सा चैनल था, सत्य हुंकार, आप एक बार सत्य हुंकार चैनल पे सुने, वहां पर एसएचओ खुद कह रहा है कि हमको पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम जो वगैरह ढूंढ लाएंगे। अभी उनकी सिस्टर मतलब कि प्रशासन के खुद के मुंह से शब्द आते हैं, शर्म की बात है। हमें खुद महसूस करना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं, कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं जो अपराधियों को ढूंढे। तो भाई साहब ये लगा लो, फिर टैक्स दे क्यों रहे? मैं तो विजय भाई से पूछ रहा हूँ, टैक्स भर क्यों रहे हो? और आप पर आरोप हमेशा लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम ऐसी बातें बोलते हैं जो हिंदू मुस्लिम भड़काया जाता है। पीड़ित, कभी पीड़ित झेल के देखो ना, कभी रह के देखो मेवात में। मैंने अपने जीवन के 15 साल बिताए ना मेवात में, मेरे पिताजी ने अपने जीवन के 74 साल बिताए ना मेवात में, हमारी माताजी ने जी देखा है ना, हमारे पूरे परिवार ने देखा ना मेवात का हाल। हमारे अंदर की पीड़ा हम बता सकते, कोई और कैसे बता देगा कि हमने पीड़ा क्या देखी है? हमने वो पीड़ाएं देखी है जब एक हिंदू समाज का व्यक्ति माथे पे तिलक लगा चलता है, उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है गांव भादस के अंदर। आप कहते हो पीड़ा, और आज तो वही कहानी, अब तो देखने की जरूरत नहीं है। तो मेवात के फरीदाबाद में हो रहा, जब फरीदाबाद के अंदर भी हमसे ये कह दिया जाए तिलक नहीं लगाओगे माथे पर, चोटी लगा के नहीं घूमोगे, जय श्री राम के नारे नहीं लगाओगे। मतलब हम अगर कहीं हनुमान चालीसा पाठ के बाद में अगर जय घोष में सच्चिदानंद भगवान के साथ में अगर बाद में लास्ट में एक जय श्री राम के नारे लगा दे, उन पे हम पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो सोचने की विषय बात यह है कि मेवात में, कश्मीर में, या फिर पाकिस्तान के बाद अगर हिंदुस्तान के अंदर में भी अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो मेरे ख्याल वो दिन दूर नहीं जब एक हिंदुस्तान को एक इस्लामिक की तरफ बढ़ते हुए हम देख सकते हैं।
वो एक पुरानी कहावत है हमारे बड़े बुजुर्गों की, तलवार के नाम पर सलवार पहने गई। यहाँ तो तलवार की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो एक वो जो कहते हैं ना, राजनीति के आगे झुकता हमने देखा ये संविधान। ऐसी कहानी यहाँ पर घट दी गई है कि संविधान के अंदर जो बैठे हुए ये आला अधिकारी जो आज बिठा दिए गए हैं, जो ये यहाँ पर आज प्रशासनिक रूप से बैठे हैं, इनका जो चाबुक चल रहा है ना, ये चाबुक ही रोक देगा। हमने तो माननीय अपने सीएम साहब से, खट्टर साहब से, गृह मंत्री जी से, अपने सीपी साहब हैं राकेश आर्य जी, डीसीपी मैम से, साथ में मानव अधिकार से, सबसे हमने गुहार लगाई, अपनी कंप्लेंट उनको न्याय की कर रही है। देखो हमारे साथ जो बीता है, आगे भविष्य में किसी कार्यकर्ता के साथ, किसी हिंदू समाज की आवाज उठाने वाले के साथ ऐसा ना हो, हमारी तो यही पीड़ा है। साथ में जिस तरह से ये लगातार फरीदाबाद के अंदर हत्याकांड हो रहे हैं, आपने एनआईटी के अंदर देखा गला रेता गया, पल्ला में आपने पहले देखा सरिया घसाया गया। लगभग हफ्ते 10 दिन में एक ना एक ऐसा सामने आ ही जाता है। जिस दिन इनकी घटना घटी, जिस दिन मात्र 1 किलोमीटर आगे जैतपुर के अंदर आपने फिर सुना होगा कि 2 को सरेआम चौक गोद करके दिल निकाल ली, और दिल निकाल करके कोई और बचा है हिंदूवादी आवाज उठाने के लिए। ऐसी वीडियो आती हैं, इस शहर में आ रही हैं, जिस शहर के अंदर 92% आबादी हिंदुओं की रहती है, उस शहर के अंदर ऐसी आवाज आ रही है। तो विचार करने योग्य है, और विचार सबको करना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। मेरा तो यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हरियाणा का एक नेतृत्व करते हैं, फरीदाबाद की ग्रीवेंस कमेटी को देखते हैं, तो मेरा तो उनसे स्पष्ट निवेदन है, एक कार्यकर्ता के रूप में भी, और आपका सेवक हूं, किसी भी तरह से आपका बच्चा हूं, कि इस न्याय प्रणाली को थोड़ी सी मजबूत करें, और प्रशासनिक रूप से जो बैठे हुए यहां पर अधिकारी हैं, उनमें थोड़ी सी ऐसी शक्ति दें कि कोई इस तरह की भी, किसी भी तरह की गलत गतिविधियां और क्राइम को बढ़ने ना दें। जय श्री राम। गलत गतिविधियों को और क्राइम को बढ़ने से रोकने की जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात करेंगे। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, दिन पे दिन फरीदाबाद के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम की रेशो देखोगे तो उसमें मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके, जितने भी कबाड़ी वाले गली गली जाते हैं, जितने भी नाई वाले, हमारे पास खुद उसके प्रूफ हैं फरीदाबाद के अंदर। कोई अधिकारी अगर प्रूफ मांगेगा मैं दे सकता हूँ। नाई वाले बैठे हुए हैं जो हमारी हिंदू बहन बेटियों की पूरी इन्फॉर्मेशन मुसलमान लड़कों को देते हैं, जो किराए पे आकर एक कमरे में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 दे रहे हैं कि फिलाने शर्मा की लड़की इतने बजे आ रही है, फिलाने की लड़की इतने बजे आ रही है, गुजर की लड़की इतने बजे आ रही है, उस जाट की लड़की इतने बजे आ रही है। लेकिन समाज सोआ पड़ा है फरीदाबाद के अंदर। देखो, हर हफ्ते, हर 15 दिन में, हर महीने भर में पता लगता है कि कोई हिंदू बच्ची को मुसलमान लेकर के भाग गया। उसके पीछे एंगल निकलता है क्या कि उसने जो उस लड़की के संग कर्म कराए, कुकर्म कराए, वो इस तरीके के हिंदू नाम बता करके किसी बहन का पैर काट दिया जाता है, किसी भाई का हाथ काट दिया जाता है, किसी भाई के हाथ पे तरसूल बना हुआ है उसके चेहरे पे ब्लेड मार दिए जाते हैं, मांग का संदूर देख करके हमारी माता बहनों पे पत्थर मार दिया जाते हैं। कौन मार रही है? मुसलमान है। देखो, मैं किसी से डरता नहीं हूं, ना मैं पुलिस से डरता, ना मैं कानून से डरता, और ना मैं इन मुसलमानों से डरता। मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है सारे हिंदू सनातनियों से, ये सारे मुसलमान एक हैं। अगर ये मुसलमान, अगर भाईचारा, अगर गंगा जमुना की तहजीब वाला अगर दिखाते, गंगा हमारी जमुना हमारी, तहजीब कौन सी? गौ माता को मारने की, हमारी बहन बेटियों को फंसाने की, हमारी बहन बेटियों का गला रेतने की, हमारे बच्चों की गला रेतने की, हमारे हिंदू समाज को मारने की। तो आओ ना, अगर हमारे एक हो तो आओ, कंधे से कंधा मिला करके इस चीज का विरोध करते हैं। अधिकारियों के पहुंचते हैं, मंत्रियों के घरों पे पहुंचते हैं, ये इस तरीके से हो रहा है। ये नहीं आते निकल करके, ये केवल आपको मीठा मीठा दिखाएंगे, तुम्हारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो। ध्यान रखना, अगली बारी तुम्हारी है। हम इस कुकर्म को ना मुसलमान द्वारा रोज देखते हैं, पर डे। दिल्ली एनसीआर में रोज एक हिंदू लड़के की मौत होती है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम जनता नागरिक हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इनका नेरेटिव चल रहा है, और नेरेटिव इनका मदरसों से चल रहा है, नेरेटिव इनका मस्जिदों से चल रहा है। हमारे अभी देखो ना, अभी जो नू में बात का इतना बुरा हम लोगों ने देखा, ऐसा समय हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी हरियाणा के अंदर भी इस तरीके से होगा। तो वहां की पुलिस क्या बोलती है? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, 112 पे कॉल करती है, फिर पुलिस कहती है हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। फिर वहां से कुछ थानों से एक आधी कॉल भी आती है कि जहां पर हो सेफ रहो, हम तुम्हारे पास मदद नहीं पहुंचा सकते। तो कुछ पेट्रोल पंप के जो मालिक थे या कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने वहां तक हमें गांव तक पहुंचाया, उनसे बचा करके, नहीं तो आग लगा देते वो। मेरे संग 8 अंधे मर जाते। मैं खुद अपने 1.5 साल के बच्चे को बचा करके आया हूं। अगर मेरे 1.5 साल के बच्चे को देखा जा रहा था कि लोग हाथ खींच रहे हैं मेरे बच्चे को मार रहे हैं, मेरी गाड़ी पे हमला कर रहे हैं, आग जला रहे, पेट्रोल पंप तक फेंका के मेरी गाड़ी पे, तो कुछ मुसलमान अच्छे होते ना, 100 के बीच में 2 मुसलमान तो अच्छे होते, तो निकल करके आते, नहीं भाई सबसे पहले मेरे को चलाओ, मेरे को करो। नहीं, सब एक हैं। मैं बता रहा हूं, हमारे भाई को यहां मर्डर करा गया है, उसके 2 दिन बाद फिर एक मर्डर हो चुका है। लगातार 2 मर्डर कर दिए, 3 मर्डर हो गए
एक हफ्ते के अंदर 3 मर्डर मुसलमान द्वारा। मैं बताना चाहता हूं आपको, अपने आप को सेफ रखो, इन लोगों से मतलब खत्म करो, कोई मतलब मत रखो। अगर आप तो मतलब रखो, अगली बारी तुम्हारी है। जय श्री राम, जय आप ये बताइए, भाई ने अभी बहुत बड़ी बात कही थी कि ये अलग अलग सैलून वाले, मैं 5 तरह के कारोबार दिखाता हूँ आपके फरीदाबाद के अंदर, जिनका आरटीआई का जवाब भी है। पहला, फरीदाबाद के अंदर मांस की दुकानें, आप कहीं भी जाकर के देखें फरीदाबाद में, आप पूरे फरीदाबाद में, हाँ, आप मांस की दुकानें देखें। 8537 दुकानें 2021 में अपने द्वारा सर्वे की हैं, और जबकि इन्होंने खुद लिख के दी हैं 4200 दुकानें। आरटीआई में खुद एमसीएफ लिख के दे रहा, हमने किसी को लाइसेंस जारी नहीं करा। दूसरी आप चीज को उठा करके देखें, जितने भी टायर पंचर वाले हैं फरीदाबाद के अंदर, उसमें 85% योगदान एक समुदाय का। तीसरा आप कारोबार उठा के देखें कबाड़े का, कबाड़े में आपका यहाँ पर 75 से 80% का योगदान इन्हीं का। चौथा, आप अगर कारोबार उठा करके देखेंगे तो नारियल पानी का, नारियल पानी का कारोबार में 60 से 65% भागीदारी इन्हीं की मिलती है। और पांचवा कारोबार सैलून का। आप एक बात बताइए, मैं ये सोच रहा हूं कि मान लो कि हो सकता है कि किसी की व्यवस्था रहती हो इन्हीं कामों में ध्यान देने की, इन्हीं काम, एक समुदाय इस समुदाय पे इस विषय पर इन 5 कामों को क्यों कर रहा है? मैं मोबाइल की दुकान चलाता हूं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा मोबाइल चलाना, पेन कलम से काम। भाई का अपने वर्कशॉप है तो ज्यादातर कलम में बिल काटने का काम। यहाँ जितने भी हिंदू समाज के बैठे होंगे कोई ना कोई कागज पेन का। आप इन 5 कारोबारों को उठाइए, पहले सबसे पहले आप मीट वाला काम उठाइए। भाई मीट किससे काटोगे? चाकुओं से। कितने बड़े बड़े छुरे होंगे जी? बड़े बड़े होंगे। कानूनन रूप से एक परिवार को एक जो छुरी रखने की जो परमिशन मिली है कितनी, 6 इंच की? हमारे हिंदुओं के घर में 6 इंच के 3 इंच का चाकू नहीं मिलता, लेकिन वहां इतने बड़े बड़े चाकू मिलते हैं। दूसरा विषय आता है, उसके बाद फिर आता है आपके मीट के बाद में वो क्या नाम है, टायर पंचर वाला। वो रोड, इतनी बड़ी बड़ी रोड, लोहे की रोड होती है, वो किसी चीज को दिखाने के लिए नहीं रखी गई, या वो रोड पिंचर हुए। अपने घर में शस्त्र रखने का सीधा सा तरीका, सीधा सहज तरीका। हिंदुओं के घर में जाकर देखो, लाठी नहीं मिलेगी कुत्ते भगाने के लिए इतनी सी, उनके घरों में रॉड होती है हिंदुओं को मारने के लिए, कोई टायर पंचर लगाने के लिए नहीं होती। कबाड़े का काम, कबाड़े का काम कोई ऐसा नहीं किया जा रहा कि वो व्यापार है। कबाड़े में इकट्ठी की गई राड, सरिये हिंदुओं को मारने के लिए, कोई विशेष रूप से वो कबाड़े का व्यापार नहीं है। अगला काम आता है नारियल का। नारियल पानी करके पैसा नहीं कमाया जाता, धारदार हथियार गला उड़ाने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए, वो इसलिए नारियल का आता है। सैलून का काम, लोगों से परिचय जानने के लिए, गर्दन बनाते वक्त आप रख के देखो ना, जेब में एक चक्कू लेकर के चलो, छोटा सा भी रख के चलो, ट्रेन में रख के चलो, तुरंत आपको भाई साहब पुलिस वाले। लेकिन इनके पास क्या होता है, उस तरह क्या दिखाते हैं, नाई हूं जी। हथियार रखने का सबसे आसान तरीके जो 5 कारोबार हैं, इन 5 कारोबार में इनकी 80% भागीदारी क्यों है? अगर आंखें आज भी बंद है ना, तो गर्दन और अपनी समुदाय के लिए बंद करने के लिए तैयार रहें। सबसे मैंने तो स्पष्ट शब्दों में सब कुछ बता दिया है कि इन 5 कारोबारों में इस समुदाय की भागीदारी क्यों है, क्योंकि गर्दन काटने का सबसे आसान तरीका सीखने के लिए इन 5 कारोबारों में कारोबारी नहीं की है। मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ, ये मेरा जो मैसेज है ना, केवल और केवल फरीदाबाद कमिश्नर साहब के लिए। मैं फरीदाबाद कमिश्नर साहब को कहना जो 17,000 दुकानें फरीदाबाद के अंदर है, जो दुकान नहीं है, जो रोडों पे, हर गली के बाहर, हर मेन रोड पे, हर मार्केट के बाहर ये मुर्गे की जाली रख करके, मुर्गे वो लकड़ी रख करके वहां पर दिन दहाड़े चाकुओं से मुर्गे को काट रहे हैं। हर समाज का निकल रहा है, हर वर्ग का निकल रहा है, हर बच्चे स्कूल से बच्चे 5वीं 6ठी तीसरी 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे निकल रहे हैं, और वो इस तरीके से वो देख रहे हैं। तो प्रशासन में कहीं ना कहीं कमी है। तो मैं कहना चाहता हूं अपने कमिश्नर साहब फरीदाबाद से कि आप सीपी साहब इस चीज पे रोक लगाइए, और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस वालों की, हर थाने की पुलिस वालों की मिली भगत होती है कि एक सरकारी जगह पे इन लोगों को 4-4 5-5 दुकान, 10-10 दुकान, 20-20 दुकान खोलने क्यों दी जाती है। इस चीज का आप जरूर उस थाने के अधिकारियों से जरूर पता करना, और उन अधिकारियों को परमिशन किसने कैसे दी थी कि उन अधिकारियों और उन एसएचओ साहब के नजर में नहीं आई कि उनकी रोज गाड़ी वहां से निकल रही है। पल्ला के अंदर अभी भी एक दुकान खुलवाई थी, आज वहां पर 7 दुकानें हो गई हैं। किस अधिकारी ने उनको परमिशन दी कि तुम्हारे 7 दुकानें तुमने रोड पे खोल ली, और सरकारी स्कूल या स्कूल, प्राइवेट स्कूल, बच्चे जब छुट्टी होती है वहां से हमारी बच्चियां भी जा रही है, बहनें भी जा रही हैं, और वो चाकू को यूं लकड़ी के ऊपर यूं रख करके ऐसे बैठते हैं। आंखें खोलो, अगली बारी तुम्हारी है। जय श्री राम जी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार शर्मा जी, और उनके पास अभी ये आए हैं न्याय के लिए, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए राजकुमार शर्मा जी के पास आए हैं, अपनी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। बात करेंगे उनसे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, ये न्याय की जिस अभिलाषा के साथ आए हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कानून से बड़ा, कानून से शक्तिशाली कुछ नहीं होता, और किसी भी देश की जो व्यवस्था है
वो लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन होती है। लॉ एंड ऑर्डर यदि मेंटेन नहीं होगा तो एक जंगल राज जैसी स्थिति हो जाएगी। हमारे देश का कानून बड़ा मजबूत है, हमारी न्यायपालिकाएं स्वच्छ और पारदर्शी न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्प हैं। और जब भी व्यक्ति अपने आप को हताश और निराश पाता है तो वो कानून की शरण में जाता है। कानून की शरण में आने के बाद में मैं इनको ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा इनका केस है और जैसी इनके केस के सर्कमस्टेंसेज हैं उसके हिसाब से इनको पूर्ण रूपेण न्याय जरूर मिलेगा। बाकी जब भी व्यक्ति को ये लगे, क्योंकि ये न्याय का मंदिर है, न्याय के मंदिर में व्यक्ति जब आता है तो एक आशा और विश्वास के साथ आता है। कोर्ट्स में सारी चीज़ें जो फैक्ट्स होते हैं उसके आधार पर डिसीजंस होते हैं, तो इनका केस बड़ा मजबूत है। मैंने इनके अभी कुछ पेपर्स पढ़े हैं, अभी तो क्योंकि प्रिलिमिनरी स्टेज पर इनका केस आया है, तो यदि हम प्राथमिक तौर पर देखें तो बड़ा मजबूत केस है। इनका केस मजबूत है और अपराधी किसी भी प्रवृत्ति का हो, कितना भी बड़ा हो, वो नहीं बच सकता, उनको सजा जरूर मिलेगी। तो आपने देखा जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनका कहना है कि ये केस बहुत मजबूत है और सजा मिलना इसमें तय है अपराधी को। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।